हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने द्विध्रुव के कारण x पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर लिया था। आज अपन निरक्ष पे ज्ञात करेंगे। निरक्ष कहते किसे हैं? निरक्ष होती है दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसके परपेंडिकुलर, ऐसे लंबवत, उस रेखा को कहा जाता है निरक्ष कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। माना हमारे पास प्लस माइनस क्यू परिमाण के दो आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हैं जो एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। डेरिवेशन करने से पहले ऐसा लिखना जरूरी है, वरना एग्जामिनर को पता नहीं लगेगा कि ये जो आपने दो आवेश लिए हैं वो द्विध्रुव की भांति कार्य कर रहे हैं या अलग अलग हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये मैंने लिया एक माइनस क्यू आवेश, जो बिंदु ए पर रखा हुआ है। नहीं, आज नीचे बनाते हैं थोड़ा डायग्राम। माइनस क्यू ए बिंदु पे रखा हुआ है और एक है प्लस क्यू जो बिंदु बी पर रखा हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है, यही तो है मिलाने वाली रेखा, ये तो एक्स होती है और ये इसका यहाँ पे मूल बिंदु ओ हो गया। तो निरक्ष होगी मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा ये इस मूल बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। यहाँ पे आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इस डाइपोल के कारण यहाँ पे कितना विद्युत क्षेत्र बनेगा वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो माइनस क्यू आवेश भी यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बनाएगा और प्लस क्यू आवेश भी यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बनाएगा। दोनों अपने विद्युत क्षेत्रों का निर्माण करेंगे और दोनों की जो डायरेक्शन होगी, इन दोनों आवेशों की वजह से बनने वाले विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी, सबसे पहले वो ज्ञात करते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, तो बीच की दूरी ये हो गई, मिलाने वाली रेखा ये, तो इस बीच की दूरी के अनुदिश होगा। यहाँ पे आप एक एकांक परीक्षण आवेश क्यू नोट रखते हैं तो उस पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, ये वाली, इसी बीच की दूरी के अनुदिश। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र बनेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। बी बिंदु पे रखा हुआ है तो मैं इसको बोल देता हूँ ई बी सदिश। ठीक है, ये ई बी सदिश लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद में माइनस क्यू आवेश भी इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र बनाएगा। तो इसकी डायरेक्शन कैसी हो सकती है? मान लीजिए ये प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर कैसी होगी, ऐसे, और माइनस के क्यू के कारण अपोजिट, तो अपोजिट हो जाएगी। तो मतलब इधर प्लस क्यू होता है तो इस ओर होती है, ऐसे होती है। माइनस है तो इसकी विपरीत हो जाएगी, तो विपरीत ये हो गई। ये किसकी दिशा है? E1। ये लीजिए, ये हमारे पास दोनों आवेशों के कारण, ये जो डाइपोल के दोनों जो आवेश थे उसके कारण बनने वाले विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन अपन ने निकाल ली। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो EA और EB हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में, और ये भी नहीं पता लग रहा कि उनके बीच में थीटा कितना है। जो एक्स पे निकाल रहे थे वहाँ पे तो हमको थीटा पता लग रहा था, वहाँ पे तो सीधा सीधा पता था कि 180 है, और 180 पे हमको पता है कि दो सदिशों को किस प्रकार से सोल्व करते हैं, एक में से दूसरे को घटा देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या करें? तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा इसको सिंपल बनाने के लिए घटक ले लेते हैं। आपने 11वीं क्लास के अंदर घटकों के बारे में पढ़ा है। किसी एक सदिश को अनेक सदिशों में तोड़ देना क्या कहलाता है? घटक लेना कहलाता है। मतलब उसको घटकों में विभाजित कर देना। मतलब जैसे ये मेरे पास कोई मान लीजिए एक सदिश है, इस डायरेक्शन में ऐसे बना हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इस डायरेक्शन में इसकी वैल्यू कितनी है और इस डायरेक्शन में वैल्यू कितनी है, तो तोड़ के आप वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। ये जो तोड़ने का जो तरीका होता है इसको वियोजन कहते हैं। घटकों मतलब वियोजन कहते हैं यहाँ पे। तो वियोजित करने पर ये हमारे पास जो दो सदिश प्राप्त होते हैं, ये लीजिए घटक सदिश कह देते हैं जिनको। ये मान लीजिए हमारे पास एक ए सदिश था, ये ए सदिश है ओरिजिनल, और आपने एक इस दिशा में चाहिए, एक इस दिशा में चाहिए। यदि दोनों आपके पास समकोण पे चाहिए, मतलब दोनों के पास में 90 डिग्री का कोण है, समकोण है, मतलब दोनों जो सदिश ले रहे हैं वो यदि समकोण पे होते हैं तो किस प्रकार से लेते हैं? सीधा सा सिंपल सा तरीका, जिस साइड से ये कोण बन रहा है उस साइड में तो कोस वाला घटक आता है। दो ही तो घटक होते हैं, एक तो साइन वाला होता है, एक कोस वाला होता है। तो इधर तो आ जाएगा ए कोस थीटा और इधर आ जाएगा ए साइन थीटा। अब यही मैं लॉजिक यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास एक EB सदिश है, ऐसे EB सदिश बना हुआ है। EB सदिश मैं यहाँ पे इसके घटक लेना चाहता हूँ, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन। समकोणीय है
90 है एंगल, ठीक है। अब आपको यहाँ पे थीटा डिफाइन करना है, तो पहले तो आप घटक बना लीजिए, ऐसे बनेंगे, एक तो इस साइड में चाहिए आपको और एक ऊपर की साइड में ऐसे चाहिए, ठीक है। मान लेता हूँ कि यहाँ पे ये वाला जो कोण है वो थीटा है, तो ये वाला भी तो थीटा ही होगा क्योंकि बीच की दूरी दोनों में समान ही तो है, ये तो थीटा थीटा, ये थीटा तो ये कितना थीटा, तो ये लीजिए ए थीटा तो ए थीटा, तो कोण किधर बना, कोण बना हमारा इधर, तो मतलब ई बी सदिश का घटक आएगा जो कोस वाला वो तो नीचे आ जाएगा और साइन वाला ये ऊपर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, ओके। तो ऊपर की साइड में आ गया ई बी साइन थीटा और इधर आ गया ई बी कोस थीटा। अब ई ए को तोड़ते हैं, ई ए को देखो, ई ए ऐसे है मेरे को, एक तो इधर चाहिए एक इधर, ऐसे होगा। जब भी आप सदिशों को तोड़ते हैं तो सदिश बीच में होना चाहिए और उस दोनों को 90 डिग्री पे आप ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल किधर बन रहा है, यहाँ एंगल बन रहा है इधर ऊपर, ये कौन सा सदिश है, ई ए सदिश है, तो इधर कितना आ जाएगा ई ए कोस थीटा और इधर कितना आ जाएगा ई ए साइन थीटा। तो इधर एक और घटक आ गया ई ए कोस थीटा और इधर आ गया ई ए साइन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये बातें समझ में आ गई, ठीक है, ये मिटा देता हूँ। ओके, अब अपन वापस से वही प्रोसेस स्टार्ट करते हैं जो लास्ट क्लास के अंदर की, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, माइनस क्यू के कारण ये माइनस क्यू आवेश यहाँ से यहाँ तक, ओके। तो बिंदु आवेश है, कितना बनता है बिंदु आवेश के कारण, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वहाँ तो आपको पता थी बीच की दूरी आर है, यहाँ नहीं पता बीच की दूरी कितनी है, तो आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ए होती है, डायपोल है वो अपन ने डायपोल लिया है, वो दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a है। तो ये a ये r, तो ये कितनी होगी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट निकाल लेंगे, ओके। ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास माइनस क्यू आवेश के कारण। अब ज्ञात करते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कितना हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन, यहाँ पे भी कितना आएगा, ये भी ए ये भी आर, तो ये भी सेम ही रहेगा, सेम ही दूरी रहेगी, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तो कोई दिक्कत, ध्यान से देखिए ई ए और ई बी को ध्यान से देखिए, ऊपर वाली वैल्यू सेम, नीचे वाली सेम, तो इसका मतलब ये हुआ कि ई ए इज इक्वल टू ई बी है, ये इज इक्वल टू ई बी कह सकते हैं, ओके। साथ ही आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ई बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा के क्यू अपॉन, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 3। और आप कह सकते हैं कि ई ए सदिश का जो परिमाण है वो ई बी सदिश के परिमाण के बराबर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद में हमने घटक कर ही रखे हैं, आपको परिणामी सदिश चाहिए, तो परिणामी सदिश चाहिए तो ध्यान से देखिए, हमारे पास यहाँ पे ई ए साइन थीटा आ रहा है एक, और ये एक ई बी साइन थीटा आ रहा है। पहले इनकी बात करते हैं, ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा, दोनों जो लंबवत घटक हैं वो परिमाण में समान हैं। आप देख सकते हैं मैंने निकाला यहाँ पे ई ए इज इक्वल टू ई बी आया, ई ए इज इक्वल टू ई बी आया, तो परिमाण तो समान है, साइन थीटा की वैल्यू भी सेम समान आएंगी, तो परिमाण समान है और विपरीत दिशाओं में है। तो जब हमारे पास 5 न्यूटन ही ऊपर बल लगे, 5 न्यूटन ही नीचे बल लगे, तो वहां पे रिजल्टेंट बल कितना होता है, परिणामी बल कितना होता है, 0 होता है। वैसे ही यहाँ पे विद्युत क्षेत्र भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पे 0 हो जाएगा, इन दोनों की वजह से विद्युत क्षेत्र का मान कितना आया हमारे पास, 0, मतलब ये तो निरस्त हो गए। अब बचे कौन से, ई ए कोस थीटा और ई बी कोस थीटा, ये दोनों बचे, जो दोनों एक ही दिशा में होने के कारण सीधा सीधा योग कर देंगे आप। आपको पता है ई ए कोस थीटा और ई बी कोस थीटा एक ही दिशा में, तो सीधा सीधा योग हो जाएगा। तो सीधा सीधा योग हो जाएगा, तो परिणामी सदिश कितना होगा, ई नेट इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा। तो ई नेट ई ए ई बी इक्वल हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं, या तो ई ए लिखें या ई बी लिखें, एक ही बात है। तो 2 ई ए कोस थीटा। अब मेरे को नेट की वैल्यू ज्ञात करने के लिए एक तो ई ए का मान चाहिए, एक कोस थीटा की वैल्यू चाहिए।
ई का मान तो कहाँ है, ये रहा, चाहे ई का लिखें चाहे ई बी का लिखें, एक ही बात है। ओके, कोस थीटा की वैल्यू और चाहिए, तो कोस थीटा की वैल्यू याद करता हूँ। कोस थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालूं, ये रहा थीटा मेरे पास, तो मैं मान लेता हूँ ये कोई ट्राइंगल है। ट्राइंगल है तो कोस थीटा लाल बट्टा कक्का से भाई कितना हो जाएगा, आधार अपॉन कर्ण हो जाएगा। आधार ये रहा आधार, आधार ए, कर्ण ये रहा, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करो, ये लीजिए कोस थीटा आ गया। अब ये कोस थीटा की वैल्यू भी यहाँ पुट कर दो और ई ए की वैल्यू पुट कर दो, तो ई नेट इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू के क्यू, ई ए की वैल्यू पुट कर रहा हूँ और साथ में ये कोस थीटा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये लीजिए, तो ई नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो भाई, थोड़ा इसको सॉल्व कीजिए। 2k/q/a, ऊपर वालों को तो एक जगह कर लिया मैंने। ये कितनी पावर है इसकी, 1। ये रूट का मतलब कितना, आधी पावर, मतलब कितना हो जाएगा 3/2, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, ए है, ये जो दूरी है वो काफ़ी कम है, वो डायग्राम में आपको दिख रही है, लेकिन जो हमारे पास द्विध्रुव होता है उसके जो दो आवेश होते हैं उनके मध्य की जो दूरी होती है वो काफ़ी कम होती है। तो आप ए के आर के कंपेयर में ए स्क्वायर को नगण्य मान के छोड़ सकते हैं। तो ई नेट k/q/a आर, ए से कैंसिल, ए नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वापस से वही तरीका आजमाइए, k इंटू क्यू इंटू 2a आर क्यू। क्यू इंटू 2a किसका फॉर्मूला होता है, लास्ट क्लास में पढ़ा था अपन ने, द्विध्रुव आघूर्ण का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, p लिख देंगे। तो ई नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, kp/r3। वी आ गया हमारे पास इस निरक्ष पर स्मॉल r दूरी पर kp/r3, इस पूरे डायपोल के कारण बनने वाला विद्युत क्षेत्र का मान। अब वापस से आपको वही कार्रवाई करनी है, सदिश रूप में लिखना है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं सदिश रूप में, सदिश रूप में लिखेंगे तो ई सदिश इज इक्वल टू, ई सदिश राशि है और kp/r3, तो कितना हो जाएगा, k r आ जाएगा, p तो सदिश राशि होता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ई नेट की जो डायरेक्शन है वो कैसे है, ई नेट की भैया डायरेक्शन है ये वाली, ये तो कैंसिल ही हो गई थी, ये डायरेक्शन है ई नेट। ई नेट ऐसे है तो p की डायरेक्शन कैसे होती है, p की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर, ऐसे ये होती है p की दिशा, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत, दोनों एक दूसरे के विपरीत। तो मैं कैसे दर्शाऊं इसको, तो p सदिश है उसका मैं एक एकांक सदिश ले लेता हूं और उसके साथ में एक माइनस का चिन्ह लगा देता हूं। इससे क्या होगा कि अगला समझने वाला ये कह समझेगा कि जो p की डायरेक्शन है उसके विपरीत है e की डायरेक्शन, और आप देख भी सकते हैं ऐसा ही हो रहा है। लेकिन जब अपन ने कल x पे निकाला था तब हमारे पास p की डायरेक्शन भी यही प्राप्त हुई थी और e की डायरेक्शन भी यही प्राप्त हुई थी, दोनों सेम ही प्राप्त हुई थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ ये अपोजिट प्राप्त हो रही है। ठीक है, ओके, ये सदिश रूप में दर्शा दिया। इसके बाद में आप इस फॉर्मूले से कुछ कंक्लूजन निकाल लीजिए। तो e यहाँ पे आप देख सकते हैं व्युत्क्रमानुपात r³ रखा है। ठीक है, ओके, मतलब r बढ़ाएंगे तो e का मान है वो कम होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले वाले फॉर्मूले थे जो बिंदु आवेश, उसकी वजह से जो बनता है वो कितना होता है, e इक्वल टू kq/r²। मतलब वहाँ तो दूरी थोड़ी बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे कम होता है, लेकिन यहाँ बहुत तेजी से कम होता है। क्यों कम होता है, तेजी से कम क्यों होता है, क्या रीजन है इसका, इतना मतलब कौन सा रीजन आ गया कि आप दूरी कम करेंगे तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान तेजी से बढ़ेगा। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि यहाँ पे हमारे पास दो आवेश है, वहाँ पे कोई एक ही आवेश था। ठीक है, ओके। इसके बाद में देखिए ये कंप्लीट हुआ। यदि आप कंपेयर करते हैं एक्स वाला और निरक्ष वाला, एक्स वाले के अंदर फॉर्मूला आया था ई एक्स इज इक्वल टू 2kp/r³, ई निरक्ष kp/r³। तुलना करना चाहते हैं तो ये लीजिए तुलना कर दो, kp से kp कैंसिल, ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा ई एक्स अपॉन ई निरक्ष इज इक्वल टू 2, मतलब ई एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू ई निरक्ष। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि द्विध्रुव की एक्स पे बनने वाला विद्युत क्षेत्र का मान निरक्ष की तुलना में दुगना होता है। यदि दोनों में r दूरी ले रखी है तब कंडीशन है ये। यदि आप यहाँ पे मूल बिंदु से r दूरी पे देखते हैं, इधर भी r दूरी पे देखते हैं, तो इधर बनने वाला जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू इसके।
ठीक है, ओके। तो आज की क्लास यहीं पूरी होती है। ये हो गया हमारा द्विध्रुव के बारे में। द्विध्रुव के कारण एक्स पे और निरक्ष पे अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के मान ज्ञात कर लिए। अगली क्लास में अपन नया टॉपिक। ओके बाय।